नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का इंतजार, अब बीजेपी के नेता बैठक का इंतजार कर रहे हैं। चुनावी लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। बैठक के बाद जारी होगी भाजपा की दूसरी सूची। दूसरी सूची में 60 से अधिक प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है। भोपाल दक्षिण पश्चिम सीट पर नाम का ऐलान होगा। अन्य सीटों का भी फैसला केंद्रीय आला कमान आज करेंगे, इस बैठक में करेंगे। तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का इंतजार है अब बीजेपी के नेताओं को, क्योंकि दूसरी सूची में बताया जा रहा है कि 60 से अधिक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा। तो सभी नेताओं को इंतजार है, जो भी प्रत्याशी बनने के दावेदार है उनको भी इंतजार है कि क्या उनका नाम सूची में आता है नहीं। तो चुनाव समिति की बैठक के बाद, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद दूसरी सूची भी जो है जारी कर दी जाएगी। मगर उससे पहले यहाँ पर बेसब्री से इंतजार है तमाम नेताओं को। और खास बात यह है कि इस सूची में भोपाल दक्षिण पश्चिम सीट पर नाम का ऐलान होगा और लगातार देखा जा रहा है कि यहाँ पर भी सीटों के नाम पर लगातार घमासान मचा हुआ है। और इसके अलावा अन्य सीटों का फैसला भी केंद्रीय आला कमान करेगा। तो राजधानी भोपाल से चुनावी लिहाज से, मध्य प्रदेश के चुनावी लिहाज से काफी बड़ी खबर है ये, क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कभी भी हो सकती है और उसी का इंतजार यहाँ पर तमाम नेताओं को है, क्योंकि उस बैठक के बाद बीजेपी जो है अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी करेगी। इसके पहले पहली सूची यहाँ पर बीजेपी ने जारी कर दी थी, जिसमें प्रत्याशियों के नाम इन सूची में आए थे। और इसके बाद उन तमाम प्रत्याशियों ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दिया आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। और अब जो सूची आएगी उसे और भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 60 नाम इसमें बताए जाएंगे प्रत्याशियों के अलग अलग विधानसभा सीटों से। चलिए इसी के साथ इस खबर पर हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, अब देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेताओं को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का इंतजार है, क्योंकि इस बैठक के बाद ही दूसरी सूची जो है प्रत्याशियों की जारी की जाएगी। बिल्कुल, कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय आला कमान के साथ मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि ये मुलाकात किन नेताओं के साथ हुई इसका खुलासा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री का ये निजी दौरा था और इस दौरे में इस टिकट को लेकर, मध्य प्रदेश में चुनाव से टिकट को लेकर भी चर्चा हुई है। पहली सूची जारी होने के बाद करीब 1 दर्जन से अधिक सीटों पर विवाद की स्थिति देखने के लिए मिली है। अब बीजेपी उन सीटों पर दांव लगाने जा रही है जहां पे कम मार्जिन से बीजेपी पिछले साल जीती थी। ऐसी करीब 60 से अधिक सीटें हैं जिनको चिन्हित कर लिया गया है और दूसरी सूची का इंतजार बीजेपी खुद कर रही है, क्योंकि केंद्रीय आला कमान की बैठक के बाद ही ये सूची जारी की जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से कई ऐसे दिग्गज हैं जो पिछले लंबे समय से टिकट का इंतजार कर रहे थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। पिछले 2018 में जब उन्हें शिकस्त मिली थी, तब उसके बाद से ही वो क्षेत्र में एक्टिव है। ऐसे नेताओं को इस बार फिर से पार्टी जिम्मेदारी देने जा रही है 2023 के इलेक्शन में। सबसे दिलचस्प बात है कि इसमें कई बड़े सीनियर लीडर हैं। अर्चना चिटनीस बुरहानपुर से आती है, इसके अलावा कई ऐसे नेता हैं, दतिया से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं। ये सब जो नेताओं की सूची है, ये कम मार्जिन से जीते हुए नेताओं की सूची है और पार्टी आलाकमान ये चाहती है कि इनको पहले से ही इस बात की जानकारी दी जाए और सूची जारी का ऐलान कर दिया जाए कि इन्हें इस बार फिर से चुनाव लड़ना है। ऐसे में उनके पास समय भी ज्यादा रहेगा और पिछले साल क्या गलतियां हुई थी कि आखिर कम मार्जिन से उन्हें जीत मिली, इस बार दोबारा ऐसी कोई गड़बड़ी ना हो। या विवेक, तो कुल मिलाकर इस बैठक में अलग अलग पहलुओं पर भी चर्चा होगी। सबसे महत्वपूर्ण की सूची यहाँ पर जारी होगी और 60 प्रत्याशियों के नाम यहाँ पर जो है पार्टी घोषित करेगी। तो देखना खास होगा कि कब तक ये सूची आती है। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें, खबर आपको बताई राजधानी भोपाल से, जहां अब 60 से अधिक प्रत्याशियों का ऐलान चुनाव समिति की बैठक के बाद होगा। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, उसके बाद प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा। चलिए इसी के साथ अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर आपको बता रहे राजधानी भोपाल से, जहां बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा यात्रा की शुरुआत करेंगे। 3 सितंबर से इस यात्रा की शुरुआत होगी। यात्रा में शामिल, पहले अमित शाह इस यात्रा में शामिल होने वाले थे, मगर अब
केंद्रीय भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का भी इसमें नाम जुड़ा है और साथ ही निमाड़ में जन आशीर्वाद यात्रा में कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, विवेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, लगातार बीजेपी अपनी ओर से पूरे प्रयास कर रही है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी यहां पर प्रयास कर रहा है आगामी चुनाव क्योंकि आने वाले हैं उसको लेकर जन आशीर्वाद रैली और तमाम रैलियों की कोशिश यहां पर बीजेपी द्वारा की जा रही है। और वैसे में बताया जा रहा है कि 3 सितंबर से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू होगी जिसमें कई बड़े केंद्रीय नेता भी मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, पिछले दिनों ही बैठक के बाद बीजेपी ने साफ कर दिया था कि मध्य प्रदेश में सितंबर में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी और बीजेपी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं और विकास के लेकर जनता के बीच में इस यात्रा में जाने वाली है और 3 सितंबर से इसकी शुरुआत होने वाली है। और जो प्रदेश संयोजक है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने इस बात को लेकर कहा था कि प्रदेश में जब जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत होगी तो अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री भी उस यात्रा में शामिल होंगे। लेकिन अब इस पैटर्न को बदल दिया गया है। अब जब जन आशीर्वाद यात्रा शुरू होगी उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। इसके अलावा राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह, इसके अलावा जब ये यात्रा खत्म होगी उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इस बात का ऐलान बीजेपी पहले ही कर चुकी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर ये बदलाव हुआ क्यों। दरअसल इसके पीछे की जो बीजेपी के अंदर खाने की खबर ये बताया जा रहा है कि अमित शाह के कार्यक्रम पहले से ही तय थे, लेकिन बीजेपी ने जल्दबाजी करते हुए अमित शाह को प्राथमिकता दी, नड्डा के नाम पर फैसला नहीं हुआ। अब ये बदलाव किया गया है कि नड्डा ही जन आशीर्वाद यात्रा में सबसे पहले शुरुआत में शामिल होंगे और आखिरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन आशीर्वाद यात्रा में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही बीजेपी के जो तमाम कैबिनेट के मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के, वो भी इस यात्रा के दौरान मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका नेतृत्व करेंगे। यानी कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी निकालेगी और ये स्पष्ट हो चुका है कि मुख्यमंत्री के फेस के तौर पर बीजेपी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रेजेंट कर चुकी है। और आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यह भी कई बार कह चुके हैं कि आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे तब भी उनकी सरकार रहेगी। इससे स्पष्ट है कि बीजेपी में कोई बदलाव की आसार नहीं है, जैसा कि कई बार सुगबुगाहट आती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाएगा। इससे स्पष्ट है कि केंद्रीय आलाकमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भरोसे है। यही कारण है कि जन आशीर्वाद यात्रा के साथ साथ जब मुख्यमंत्री इस बात को लेकर कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में उनकी सरकार दोबारा वापिस आएगी, तो इससे स्पष्ट है कि केंद्रीय आलाकमान की तरफ से इशारा यह भी है कि वही मुख्यमंत्री रहेंगे। बिल्कुल, अब देखना खास होगा क्योंकि लगातार विवेक यहाँ पर देखा जा रहा है, प्रयास पूरे किए जा रहे, कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। और जब इतने कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी ऐसा कह रही है तो देखना खास होगा कि आने वाले समय में जनता जो है कैसे अपना जनादेश देती है। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें, खबर आपको बताई राजधानी भोपाल से, जो है 3 तारीख से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत होगी जिसमें जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। इसके साथ ही पार्टी के कई मंत्री नेता भी इस यात्रा में शामिल होंगे। चलिए, इसी के साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको बता रहे राजधानी भोपाल से, जो है रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुख्यमंत्री ने सौगात दी है। राजधानी में नगर निगम ने भी सौगात दी है। बीसीसीएल की बसों में अब मुफ्त में सफर होगा। महिलाओं का आज के दिन बस में किसी भी तरह का कोई किराया नहीं लगेगा। सुबह से लेकर रात 9 बजे तक महिलाओं का किराया इन बसों में नहीं लगेगा। रेड बस जो चलती है राजधानी में, तो उसको लेकर ये बड़ी खबर है महिलाओं के लिहाज से, क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और ऐसे में बड़ी सौगात यहां पर दी गई है। चलिए, ज्यादा जानकारी लेंगे, विवेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, रक्षाबंधन का पर्व पूरे ही देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश में भी हर साल हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री खुद इस बात की घोषणा करते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि बहनों को इस दिन कुछ ना कुछ सहूलियत दी जाए। ऐसे में बताया जा रहा है कि आज जब बीसीसीएल की बसेस में किसी भी प्रकार का किराया नहीं लगेगा महिलाओं का। बिल्कुल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षाबंधन के त्योहार को ध्यान में रखते हुए 250 रुपए पहले ही लाडली बहना योजना में बढ़ा दिया है। आज रक्षाबंधन का त्योहार है, पूरे प्रदेश सहित देश भर में इस त्योहार को मनाया जा रहा है और खास तौर पर नगर निगम ने एक बड़ी सौगात महिलाओं के लिए दी है। बीसीएल की तरफ से चलाई जा रही बसों में महिलाओं के लिए किराया मुफ्त होगा। हालांकि इसका ऐलान पहले ही
महापौर मालती राय कर चुकी है, लेकिन आज के दिन करीब 300 रूट पे चलने वाली बसों पर किराया मुफ्त रहेगा। रात 9 बजे तक महिलाओं के लिए ये किराया मुफ्त किया गया है। इसके लिए नगर निगम के तमाम जो कर्मचारी हैं और साथ ही ड्राइवर कंडक्टर हैं जो बसों को ऑपरेट करते हैं, उनको भी ये निर्देश दिए गए हैं कि महिलाओं से किराया ना वसूला जाए, जी। उन्हें निःशुल्क यात्रा कराई जाए। और जैसा कि राज्य सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि रक्षाबंधन को त्योहार में देखते हुए ऐसी कई जिलों में सौगातें दी गई है। इसके साथ साथ ही कई मंत्री भी बढ़ चढ़ के रक्षाबंधन के कार्यक्रम में शामिल होंगे, क्योंकि चुनावी साल है और ऐसे में बिल्कुल। महिलाओं वोट बैंक सबसे अहम है। और रक्षाबंधन के त्योहार को ध्यान में रखते हुए इस जो बसों की सुविधा मुफ्त करने की जो कवायद की गई है, ये नगर निगम की तरह हर साल की जाती है। इस बार भी महापौर मालती राय ने महिलाओं को जी। आसानी से अपने भाई के पास पहुंच सके और उन्हें कोई किसी प्रकार का किराया ना देना पड़े, ये एक स्पेशल व्यवस्था जो है रक्षाबंधन में कराई गई है। जी, चलिए विवेक बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें, खबर आपको बताई राजधानी भोपाल से, जहां अब बसों में आज के दिन किराया नहीं लगेगा महिलाओं का। रक्षाबंधन के दिन एक तोहफा यहां पर हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को दिया गया है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां पीएचक्यू की रिपोर्ट के बाद चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए 39,000 बेल जंपर। स्पेशल डीजी जीपी सिंह ने एससीआरपी को भेजी रिपोर्ट। फरार पैरोल पर बाहर आए कैदियों की भी सूची दी। बेल जंपर अपराधियों को पकड़ने के लिए एसपी को निर्देश भी दिए। तो पीएचक्यू की रिपोर्ट के बाद चौंका देने वाले खुलासे हुए। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी विवेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, पीएचक्यू की रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं उसने कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। की जो रिपोर्ट है वो बेहद चौंका देने वाली है और खासतौर पर पुलिस के इकबाल पर भी सवाल उठाती है कि आखिर अपराधी है तो है कहां, पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और ये सवाल ना सिर्फ हम उठा रहे हैं बल्कि पुलिस मुख्यालय ने भी उठाए हैं और ये सभी जिलों के एसपी के लिए कहा गया है कि जो बेल जंपर है उनको गिरफ्तार किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आंकड़ा चौंका देने वाला है। करीब 35,000 से अधिक ऐसे बेल जंपर हैं जो पुलिस की गिरफ्त में आए ही नहीं, यानी कि पुलिस बेल पर जेल से बाहर हुए, उसके बाद दोबारा कोर्ट में पुलिस उन्हें पेश नहीं किया सकी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, पुलिस की तरफ से यह कहा गया कि अपराधी फरार है, इसलिए इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए। लेकिन चुनाव नजदीक है, ऐसे में ये जो अपराधी है, बेल पे बाहर निकले हुए अपराधी है, ये कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा माहौल खराब कर सकते हैं। और इसी बात को लेकर स्पेशल डीजी जीपी सिंह ने ये सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिए हैं कि ऐसे तमाम अपराधियों को पकड़ा जाए। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि करीब 140 से अधिक ऐसे कैदी हैं जो जेल में बंद है, सजा याफ्ता है, उनको लेकर ये कहा गया है कि करीब 15 से 20 साल हो चुके हैं, लेकिन ये कैदी अब तक पकड़ में नहीं आए हैं। ये पुलिस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। इसमें कई गंभीर अपराध वाले कैदी भी शामिल हैं, जिसपे बलात्कार, रेप और कई ऐसी धाराओं के तहत मामला दर्ज है जिन्हें पुलिस संगीन मामलों में जानती है। और जघन्य अपराधों में भी शामिल कैदी भी फरार है। पिछले 10-12 साल से अधिक समय हो चुका है, पुलिस इन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है। और यही कारण है कि स्पेशल डीजी ने एससीआरबी को यह निर्देश दिए गए हैं कि सभी कैदियों की सूची और साथ में बेल जंपर कि किन किन जिलों में कितने बेल जंपर हैं जो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं, ऐसे बेल जंपर और फरार कैदियों की गिरफ्तारी की जाए, जिससे चुनाव आयोग में किसी तरीके से ये चुनाव आयोग की तरफ से कोई सवाल न उठाया जाए। साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव में अपराधी किसी तरीके की घटनाओं को अंजाम न दे। और पुलिस ने ये निर्देश एसपी को जारी किए गए हैं और ये कहा है कि सभी जिलों के एसपी को कि इन अपराधियों की गिरफ्तारी फौरन की जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पिछले 1 साल के अंदर पीएचक्यू की तरफ से कई बार ऐसे तरफ से रिजॉइंडर भेजा गया, लेकिन इसके बाद भी अपराधियों की गिरफ्तारी में पुलिस ने कोई सख्ती नहीं बढ़ाई। हालांकि जो कॉम्बिंग गश्त चलाई जाती है, कॉम्बिंग गश्त के जरिए ये
कहा जाता है कि स्थायी वारंटी से लेके जो तमाम बॉन्ड भराए गए जिन अपराधी हैं उनकी तस्दीक कराई जाती है, लेकिन जो पीएचक्यू के आंकड़े हैं वो बेहद ही बिल्कुल चौंका देने वाले विवेक, हैं। यहाँ और पर हम देखें अगर संख्या इन कैदियों की जो हम देखें तो 39,000 के लगभग इनकी संख्या है, जो कि अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। और जब इतने बड़े आंकड़े में इस प्रकार की चीजें होती है तो यहाँ पर लापरवाही की बात तो सामने आती है, मगर इसके अलावा भी कोई वजह है जिसके चलते जो है इतने सारे हजारों के बेल जंपर जो है फरार है या पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, तो इसके पीछे क्या वजह सामने निकल कर आ रही है? देखिए, दो महत्वपूर्ण वजह है। एक तो पुलिस आरोपियों के साथ साठगांठ करके उन्हें गिरफ्तार नहीं करती है। कई लंबे समय तक कोर्ट उन्हें बार बार कहता है कि आरोपी को पेश किया जाए, गिरफ्तारी की जाए, और जब कोर्ट की फटकार के बाद इनाम घोषित किया जाता है तो आरोपी को इस बात की जानकारी रहती है, आरोपी फिर अंडरग्राउंड हो जाता है और पुलिस को ना चाहते हुए भी उन्हें कोर्ट में जवाब देना पड़ता है कि इसमें खात्मा लगाया जाए, क्योंकि आरोपी की गिरफ्तारी हुई नहीं है। जी। और इन्हीं मामलों को लेकर कोर्ट ये कह चुका है कि कई बार टिप्पणी भी कर चुका है, पुलिस के आला अधिकारियों को भी ये कह चुका है कि जब अपराधी को पुलिस गिरफ्तार ही नहीं कर पा रही है तो ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली पे सवाल उठता है। कई बार डीजीपी तक वो नोटिस जारी किया गया। दूसरा एक महत्वपूर्ण पहलू है कि कई बार आरोपी बेल पे फरार होने के बाद फरियादियों को धमकाता है, उन्हें केस वापस लेने के लिए धमकाता है और ये कहता है कि वो केस वापस ले, जिसकी वजह से कोर्ट में मामला लंबे समय तक न चले। और जब फरियादी फिर से कोर्ट की ओर रुख करता है, परिवारवाद दायर करता है या फिर किसी और प्रकार की शिकायत करता है, तब पुलिस को फटकार लगती है कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। इन दोनों ही विषयों को लेकर कोर्ट और पुलिस मुख्यालय ने ये जरूर स्पष्ट किया है कि पुलिस को गिरफ्तार करने की जरूरत है अपराधियों को। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि जब कोर्ट और खुद पुलिस मुख्यालय जब निर्देश दे रहा है अधिकारियों को कि आरोपी की गिरफ्तारी की जाए, ऐसे में जो जिले के एसपी है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जब मुख्यालय और कोर्ट की तरफ से जब निर्देश है उसके बाद भी आरोपियों की बड़ी संख्या में गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो ऐसे में पुलिस मुख्यालय को फैसला लेना है कि एसपी पर कार्रवाई की जाए या संबंध। और अब एसपीओ को भी निर्देश दे दिए गए हैं यहाँ पर, क्योंकि जब ये पूरा आंकड़ा सामने आया, रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ, तो यहाँ पर प्रशासन भी सख्त रवैये में नजर आया। अब देखना खास ये होगा कि आने वाले समय में हमें कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं या फिर स्थिति जस की तस रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बता दें, खबर आपको बताई राजधानी भोपाल से, जहां पीएचक्यू के रिपोर्ट के बाद चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस की गिरफ्त में 39,000 बेल जंपर अभी तक नहीं आए हैं, तो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है और कहीं ना कहीं बड़े सवालिया निशान कानून व्यवस्था पर ये खड़ा करता है। हालांकि अब निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं एसपीओ को और तमाम अधिकारियों को। देखना खास होगा कि आने वाले समय में क्या स्थिति होती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। देखते रहिए नारी टीवी।